हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल हिना द ब्राइट फ्यूचर। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एसएसटी और साइंस की सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादा चैप्टर भी नहीं होते, थोड़े ही चैप्टर होते हैं और इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारी जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, और आते क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में से है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, सारे एनसीईआरटी में से ही आते हैं मोस्टली। तो हम ये सीटेट के लिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल करना। मतलब कि जो भी हमारे हज़ारों वर्षों से जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं किसी भी उसमें लगा लीजिए आप क्षेत्र में, जैसे कृषि में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, लोगों के व्यवहार में, समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको देखना। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले मानचित्र देखिए। इसमें देखिए ये श्रीलंका दिखा रखा है, ये हमारे इंडिया का थोड़ा सा भाग दिखा रखा है, ज़्यादा नहीं दिखा रखा। तो ये जो मानचित्र फर्स्ट है, इसमें मानचित्र फर्स्ट है और मानचित्र 2 है वो हमारे सेकंड पेज पे। तो हम पहले मानचित्र फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये किन्होंने दिया है? एक भूगोल वेता थे जिनका नाम क्या था? अल इदरीसी। क्या नाम था? अल इदरीसी। ये उन्होंने कब दिया? 1154 में बनाया था। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 12वीं सदी के आसपास उन्होंने बनाया था। ये दुनिया का नक्शा बनाया था, जिसमें से अपन एक इंडिया का पार्ट ले रखा है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, सिर्फ एक पार्ट है, जिसमें उन्होंने इंडिया का एक पार्ट दिखा रखा है। और जो सेकंड भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया हुआ है इन्होंने। उसके बाद क्या, जो मानचित्र 2 है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने दिया है। ये किसने दिया था? अरब के भूगोलवेत्ता ने, जिसका नाम था अल इदरीसी। कब दिया था? 1154 में। और सेकंड मानचित्र किसने दिया है? फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। और कब बनाया था? 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, ठीक है, लेकिन उनमें अंतर बहुत है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिणी भारत उस जगह पे है, मतलब कि जो हमारा साउथ इंडिया है ना, वो उसने कहाँ बना रखा है? जहाँ आज हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं। ठीक है, और जो श्रीलंका है वो उसको ऊपर की तरफ दिखा रखा है, लेकिन जो हमें पता है जो श्रीलंका है वो कहाँ पे है? साउथ पोर्शन में, सबसे लास्ट में है, और इन्होंने श्रीलंका यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कितना डिफरेंस है। जो साउथ पोर्शन है वो उन्होंने क्या, जो हमारा नॉर्थ पोर्शन है उन्होंने साउथ पोर्शन दिखा रखा है, तो कितना डिफरेंस हो सकता है। देन हम सेकंड मानचित्र के बारे में देखेंगे। ये हमारा सेकंड मानचित्र है जी। इसमें ये किसने दिया है? फ्रांसीसी मानचित्रकार ने दिया है, 1720 में दिया है, और उनका नाम क्या था? गिवलोम दी लिल्से। ठीक है, लिस्ले। और बुक, उनकी बुक कौन सी है? एटलस नोवा से लिया गया है। अब इसमें देखिए ये हमारा जो आज का नक्शा है उसमें काफ़ी मेल खाता है। यहाँ पे इन्होंने श्रीलंका दिखा रखा है और यहाँ पे ये हमारा साउथ पोर्शन है। देन उसके बाद देखिए क्या है, जो भी हमारे ये नाम है अरबी में दिए गए हैं, इनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश में क्या है? कन्नौज है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने में कितने 600 वर्ष बाद बनाया गया। मतलब कि जो मानचित्र फर्स्ट था, जो किसने दिया था? अल इदरीसी ने दिया था, वो 1154 में, और नेक्स्ट वाला 1720 में। मतलब कि इनमें लगभग 600 वर्ष का अंतर है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। मिनटू से 600 वर्ष के दौरान बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा मिनटू से। जो हमारा आज इंडिया का मैप है वो इसके जैसा ही है मोस्टली। उसके बाद क्या है, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक या जो भी मतलब कि जो भी हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, वो समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का ही इस्तेमाल करते थे। मंटू से यहाँ पे हमारे क्या है? समुद्र है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। तो हमेशा जो भी व्यापारी आए वो हमारे समुद्री मार्ग से आए, तो उन्होंने इस नक्शे का ही ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण एक बात और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत ही बदल गया था। उन्होंने मेरे थे जो मानचित्र अंकन का विज्ञान था ना, वो बहुत ज़्यादा बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, मतलब कि जो युग जो पीछे टाइम चला गया, अगर उसके दस्तावेज देखे, उसके नक्शे देखे, या फिर उसके लेखों मतलब कि जो उन्होंने लिखा था का अध्ययन करें, उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान
रखना ज़रूरी होता है। मिंटू से जो भी इतिहासकार किसी भी चीज़ की स्टडी करता है तो उसको उन चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ता है। उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब कि बहुत बारीकी से स्टडी करके, मतलब कि कुछ मिस्टेक ना करके उनको अच्छे से स्टडी करना होता है। ये था हमारा नक्शे के बारे में। सेकंड क्या है हमारा टॉपिक, नई और पुरानी शब्दावली। जैसे हमें ही पता है हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में भी रहने के बावजूद हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हम कैथल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ा अलग होगी। कैथल से अगर हम थोड़ा आगे जाएँ तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी। तो मतलब कि शब्दावली में भी चेंज होता रहता है। तो क्या कहेंगे, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ से, मतलब कि सूचनाएं जो मिलती है हमें उसके संदर्भ में चेंज होते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा, मतलब कि या तो भाषा भी चेंज होती होगी, भाषा के साथ साथ उसके अर्थ भी चेंज होते होंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से में मिलते हैं, मतलब कि जो भी हमारे अभिलेख है ना वो बहुत सारी लैंग्वेज में मिलते हैं हमें, कोई अरबी में, कोई फ़ारसी में, और कोई बिल्कुल चित्रकार वाली होती है वहाँ से उनमें मिलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषा भी समय समय के साथ बहुत बदली है। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज में भी हमेशा चेंज आता रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जो मध्य युग की फ़ारसी है और जो आधुनिक फ़ारसी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण या शब्द भंडार में इनटू से हम कह नहीं सकते कि शब्द ही बदले हैं या व्याकरण ही बदली है, उनके अर्थ भी बदले हैं, काफ़ी शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। जैसे कि हम हिंदुस्तान शब्द से ही ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, मतलब कि आज हम हिंदुस्तान को एक, मतलब कि भारत हमारा जो राष्ट्र है भारत के अर्थ में लेते हैं। पहले हम हिंदुस्तान का मतलब कि क्या है, भारत है। लेकिन 13वीं सदी मतलब कि 1200 के बाद वाला, ठीक है, 1200 से 1300 के बीच के टाइम, जब फ़ारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, मतलब कि ये इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग किया था। उनका मीनिंग क्या था हिंदुस्तान के लिए, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का मैदान था ना उस इलाके से था, क्योंकि वहाँ पे उनका राज था। ठीक है, और इस शब्द का उन्होंने क्या था, सिर्फ राजनीतिक अर्थ था, मतलब कि जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो भी क्षेत्रफल था ना, ये क्षेत्र था, उनका राजनीतिक अर्थ था कि जहाँ पे दिल्ली के सुल्तान का अधिकार था, मतलब कि जहाँ पे दिल्ली के सुल्तान का अधिकार हो गया वहाँ उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था, मतलब कि एक हिसाब से ये राजनीतिक वे में था। सल्तनत के प्रसार, मतलब कि जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तान युद्ध करता गया उसका एरिया बढ़ता गया, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत में, मतलब कि जो साउथ हमारा पोर्शन है ना, साउथ इंडिया है, उन्होंने फिर भी उसको कभी भी समावेश नहीं किया, मतलब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही रखा उन्होंने अपना। उसके बाद क्या है, लेकिन अगर हम 16वीं सदी की बात करें, जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने इस उपमहाद्वीप, ये हमारा उपमहाद्वीप है ना, इसमें यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ की निवासियों की संस्कृति, इन सब का वर्णन किया था। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द से भी यहाँ पर ये संस्कृति है, यहाँ पे ये भूगोल है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, ठीक है, द्वारा प्रयुक्त हिंद के कुछ समान था, मतलब कि जो बाबर ने और अमीर खुसरो इन दोनों का सेम ही मतलब था कि हिंदुस्तान शब्द का मीनिंग ये है, जहाँ पे उन्होंने भारत की संस्कृति, उसके भूगोल का वर्णन किया। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक स्तव के रूप में पहचाना जाता है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो आज हम जोड़ते हैं। समझ आ गया, मतलब कि भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन आजकल तो हम उस टाइम तक राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े, जो आजकल हम जोड़ देते हैं। उसके बाद ये ज़रूर देखने चाहिए जी हमें एनसीईआरटी के जो साइड में नॉलेज देते हैं कि आपको ऐसे कुछ और शब्द ध्यान आते हैं जिनका भिन्न भिन्न सदर, मतलब कि कुछ एक आप भी वर्ड ढूंढ के देखिए कि इनका मीनिंग पहले कुछ और था और आज वैसे ही आप हर एक सब्जेक्ट में देख लीजिए, एक वर्ड का मीनिंग बहुत अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल का मीनिंग देख लीजिए, बायोलॉजी में अलग होएगा,